स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर कल पौड़ी पहुंचे सीएम। विकास भवन में अपने दौरे के अंतिम दिन सुबह 11 बजे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों पर अपडेट रिपोर्ट लेंगे और इससे पहले सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो पौड़ी दौरा है सीएम का और इस दौरे के दौरान वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और कई बैठकें करने वाले हैं सीएम। दो प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। एक तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरा जो है पूरे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि जो विकास काम हो रहे हैं हमारे जिले में उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद फिर देहरादून जाएंगे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत कल अल्मोड़ा से पौड़ी पहुंचे, जहां पर श्रीनगर संयुक्त अस्पताल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया और मोलाराम तोमर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। 2 मंजिला अस्पताल बिल्डिंग में 52 बेड हैं और यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि वो राज्य में विकास के लिए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रीनगर के बाद पौड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने कंडोलिया में बने थीम पार्क सहित अन्य पर्यटन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सतपुली में बनने वाली झील में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी, जबकि पौड़ी के पास लुआली झील जल्द बनने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जिले में पर्यटन से छूटे क्षेत्रों को विकसित करने की भी इस दौरान बातें कही। पूरा जिला जो अभी बीच का एरिया था पौड़ी जनपद का, इधर श्रीनगर वाली बेल्ट, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, पौड़ी तक भी थोड़ा बहुत जाते हैं, उधर लैंसडोन कॉरिडोर था, यानी बीच का जो भाग था उसमें कोई आकर्षण करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से सतपुली में एक झील हम बना रहे हैं 70 करोड़ की लागत से, जो लगभग 1200 मीटर लंबी झील होगी। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आज होना है। सदैव दून नाम से तैयार किया गया ये कंट्रोल सेंटर दोपहर करीब 1 बजे सीएम त्रिवेंद्र इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर भर में नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक, रोड, एंट्री पॉइंट्स, बाजारों पर इस कैमरे से नजर होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है ये कंट्रोल जो सेंटर है। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कहा जा सकता है कि जो सेंटर तैयार किया गया है वो अपने आप में स्मार्ट सिटी की तरफ एक पहला कदम है और आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। तो किस तरह से, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनको ये कवर करेगी? दीपांकर, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो दीपांकर तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। एक बार आपको बता दें कि आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन होना है। सदैव दून नाम से इसे तैयार किया गया है कंट्रोल सेंटर। दोपहर 1 बजे सीएम त्रिवेंद्र रावत इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर भर में नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक, रोड एंट्री पॉइंट्स, बाजारों पर इसकी नजरें होंगी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ये कंट्रोल सेंटर है, जो कि देहरादून पर किस तरह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था है, किस तरह से रास्ते की व्यवस्था है, उस पर नजर रखी जाएगी। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक के बाद एक शुरू किए जाएंगे और आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। यानी कि अब तीसरी आंख की नजर इस पूरे शहर पर रहने वाली है। कहां कहां, कैसे कैसे जो पॉइंट्स हैं, बाजार हैं या फिर ट्रैफिक व्यवस्था है, उस पर इस कमांड एंड कंट्रोल से नजर रखी जा सकेगी। तो आज सदैव दून नाम से ये तैयार किया गया है। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। दीपांकर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज उद्घाटन होना है। स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ने का ये पहला कदम, और कौन कौन से एरियाज होंगे जहां पर इसकी नजर होगी?
बिल्कुल नीलू, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसका एक बड़ा कंपोनेंट था ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसका आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसे नाम दिया गया सदैव दून, यानी 24 आवर्स देहरादून जो शहर है उस पर नजर रहेगी। इसमें खास तौर पर देहरादून को जो लोग जानते हैं उसमें जोगीवाला 1, ISBT 2, नंदा की चौकी प्रेमनगर 3 और सहस्त्रधारा क्रॉसिंग 4, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 कोने हैं देहरादून के, जहां पर हर समय साइबर नजर रहेगी, कैमरों से नजर रहेगी, यहां पर होने वाली हर हरकत पर नजर रहेगी। फिर वो चाहे ट्रैफिक का मूवमेंट हो, कहीं पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, भीड़ भाड़ हो, शहर में कहीं पर कोई अव्यवस्था की स्थिति हो, इन सभी जगहों पर नजर रहेगी। यानी सबसे बड़ा जो फायदा देहरादून को इसका होगा वो खासतौर पर ट्रैफिक को लेकर होगा, क्योंकि जो शहर के अंदर कंजेक्शन देखने को मिलता है ट्रैफिक का, अक्सर सुबह के 2-4 घंटों में और शाम के 2-4 घंटों में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। इसके अलावा क्राइम की जो घटनाएं होती है कई बार, बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है इस कमांड एंड कंट्रोल की जब शुरुआत हो जाएगी तो शहर की स्थिति बेहतर होने वाली है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर सीएम त्रिवेंद्र रावत की तारीफ करते रहे। अब इस बार हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार नहीं करने पर त्रिवेंद्र रावत को खुद से ज्यादा समझदार बता दिया। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, खाली मंत्रियों के पद कब भरे जाएंगे, ये सवाल 4 साल में कई बार उठे, लेकिन हर बार मामला आगे ही बढ़ गया। लेकिन अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार नहीं करने के फैसले को सही बताया है। हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में त्रिवेंद्र रावत उनसे ज्यादा समझदार निकले। इस मामले में मैं छोटा उस्ताद निकला, वो बड़े उस्ताद है। मुझे ये समझ आई नहीं कि कुछ टाँक करके रखो, तो त्रिवेंद्र सिंह ठीक करेंगे, कुछ टाँक करके रखे हुए हैं ताकि जो है उस हंडिया के चक्कर में सब लोग अपना बने रहे। हरीश रावत ने खाली पड़े मंत्री पदों को ऐसी हांडी बता दिया जिस पर सभी विधायकों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्या है। हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हो, आपस में तालमेल करके बातचीत करते हुए तब इसमें निर्णय लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब कोई इसमें आवश्यकता भी नहीं है। अब तो काम तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संबंधित हमारे मंत्रीगण जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। कैबिनेट विस्तार का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का होता है और सीएम त्रिवेंद्र 8 मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक जहां सरकार के काम से संतुष्ट हैं, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत इस बात से खुश हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां त्रिवेंद्र रावत नहीं कर रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में 1 फरवरी से स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुल जाएंगे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। खेल सचिव ब्रिजेश संत के साथ मीटिंग के बाद मंत्री ने इस बात के निर्देश दिए और कहा कि नई एसओपी के हिसाब से स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। और उत्तराखंड के 80% सरकारी स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। पिछला साल तो कोविड में चला गया, लेकिन अब जब स्कूल खोलने की तैयारी है तो एक बार फिर से यह समस्या सामने आ खड़ी हुई है। हालांकि प्लान तो है, लेकिन वक्त तय नहीं है। राज्य के इंटर कॉलेजेस में 1387 प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 512 ही प्रिंसिपल स्कूलों में तैनात है। बाकी जगह पर टीचर्स ही प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की सही व्यवस्था भी देखना होता है, लेकिन 80% स्कूल जब बगैर प्रिंसिपल के हैं तो हालात पर सवाल खड़े होते हैं। 900 से भी अधिक प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, यानी कि वो दुर्गम के विद्यालय जिनमें अध्यापक भी पूरे नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है वहाँ की जो है शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि टीचर्स के 50% पद प्रमोशन से भर जाएंगे, जबकि 50% के लिए रिटन एग्जाम से नियुक्ति होगी। लेकिन ये कब तक होगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं। उसके अकॉर्डिंगली हम 50% तो वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था में ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे और 50% ऐसे शिक्षक जो बहुत उन्नत हैं और वो लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए काबिलियत रखते हैं, उनको हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एक इंटरनल एग्ज़ाम करा करके उसमें जो टॉप करेंगे उनको सेलेक्ट करके प्रिंसिपल बनाया जाएगा। स्कूलों में प्रिंसिपल के ना होने से पढ़ाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है।
और अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो जल्द ही समस्या को दूर करना होगा। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देहरादून के बिंदाल क्षेत्र से कार के डैशबोर्ड में छुपे अजगर को निकाला। ये कार बिजली विभाग के एसडीओ की थी। बताया जा रहा है कि अजगर 4 दिन से गाड़ी में ही घूम रहा था और बाद में इसे किसी तरह से डैशबोर्ड से निकाला जा सका। और ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला में लोगों ने स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के घेराव का ऐलान कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और रैली को रोकने की कोशिश की। इस दौरान खासा हंगामा भी हुआ। लोगों का कहना है कि स्पीकर अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कोटद्वार में दुगड्डा के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 95 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गांजा तस्कर एक कार में गांजे से भरी बोरियों को बेजैरो से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लेकर जा रहा था। वहीं दुगड्डा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर को धर दबोचा। पुलिस ने 95 किलो गांजे के साथ कार को जब्त कर कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर दूसरे तस्कर की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो उसका पीछा किया और देवी मंदिर पर इसको रोक लिया। जब इसकी चेकिंग की गई तो इसमें 95 किलो गांजा बरामद हुआ। इसको हेम्प भी कहते हैं। तो इसमें एक लड़का है दानिश पुत्र सगीर मुरादाबाद का, तो ये लेके जा रहा था। खटीमा टनकपुर हाईवे पर निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण के काम में कई तरह के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद आज खटीमा विधायक और एसडीएम ने काम का जायजा लिया। और एसडीएम का कहना है कि मानकों पर काम नहीं करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। रखा है कि कहीं पर भी कोई शिकायत आती है तो उसको काम को तत्काल बंद करवा दिया जाए और जब तक जो है वो शिकायत का निवारण न हो तब तक वहाँ पर काम नहीं होगा। निर्माण में जो आज देखा गया मटेरियल सभी मानक के अनुरूप ही तकनीकी उनके द्वारा परीक्षण की तरह बताया जा रहा है और आगे भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि जो A1 ग्रेड की सामग्री है वही इसमें यूज़ करेंगे और किसी प्रकार की अगर अनियमितता या शिकायत पाई जाती है तो फिर उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। और नैनीताल में महंगे आलू बीज को लेकर काश्तकार परेशान है। पिछले सालों में आलू का बीज 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन इस बार 60 से 70 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। किसान सरकार से आलू बीज को सस्ता करने की मांग कर रहे हैं और किसानों ने सब्सिडी भी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। 70 रुपए किलो बीज मिल रहा है और उत्पादन उतना होता नहीं है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो गया है कि जो पुराने टाइम में आलू हमारा करीब 1 मन में 18-20 मन निकलता था, अब वो 5 मन में आ गया। सरकार से ये डिमांड है कि बीज सस्ता दे, जिससे कि काश्तकार जो आसानी से उसको बीज उपलब्ध भी हो जाए और लगाए भी। और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलधारा घाट से दूर हो जाती है, जिसके चलते करोड़ों रुपए से बना घाट बेकार हो जाता है। गंगा समिति गंगा की जलधारा को अस्थायी रूप से घाट की सीढ़ियों तक ले आती है, लेकिन श्रद्धालुओं को स्नान के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हरिद्वार की तर्ज पर घाट निर्माण की मांग हो रही है। प्रस्तावित जो हमारे काम है उनके लिए बजट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी पूरी आशा और उम्मीद है कि जितने हमने प्रस्ताव भेजे हुए हैं उनमें से जरूर हमारे लिए ऋषिकेश के लिए भी कुछ बजट कुंभ में आएगा। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद अब आपको कोरोना अपडेट्स बताते चले। तो गुरुवार को राज्य में कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये लगातार चौथा दिन है जब 100 से कम कोरोना केसेस सामने आए। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 1300 हो गई है। आज राज्य में 4800 हेल्थ वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन हुआ। और कुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्र के गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार भी अगले 4 दिन में एसओपी जारी कर सकती है। कुंभ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी, तो कुंभ मेले का समय भी अब कम किया जा सकता है। कोरोना काल में 27 फरवरी से कुंभ की शुरुआत हो रही है और केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि भीड़ कम रखनी होगी, नियम कायदे मानने होंगे। अब ऐसे में राज्य सरकार कुंभ के लिए एसओपी जारी करेगी। कुंभ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी। शाही स्नान के पास कोई ट्रेन नहीं चलेगी। सिर्फ हरिद्वार से बाहर जाने के लिए ही ट्रेनें होंगी। हर दिन
यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्री मिल सकती है। अब इन नियमों को लेकर अन्य राज्यों से भी बात की जा रही है। मेलाधिकारी जो घाट हमारे हैं उनकी कैपेसिटी को एक बार स्टडी कर रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी है, और उसके आधार पर वो फाइनल जब बताएंगे कितने नंबर हमारे आ सकते हैं तो उसके आधार पर फाइनल निर्णय होगा कि किस तरह से अधिकतम सीमा तय की जाए। रेलवे को लिखा जा रहा है कि आप कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाएंगे, और कुंभ के जो मुख्य स्नान के दिन हैं और उससे एक दिन पहले हरिद्वार में किसी ट्रेन का आगमन नहीं होगा, बल्कि यात्रियों को बाहर निकालने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए आप स्पेशल ट्रेन रख सकते हैं। 30 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद राज्य की एसओपी जारी हो सकती है। ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार ढिलाई के मूड में नहीं है और नियम काफी कड़े हो सकते हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार कुंभ की तैयारियां चरम पर है। पावन धाम आश्रम के पास ना रहे 150 बेड के जनरल हॉस्पिटल का अपर मेलाधिकारी ललित नारायण और रामजी शरण शर्मा ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 15 फरवरी तक पूरा हॉस्पिटल हैंडओवर कर दिया जाएगा। कुंभ में जनरल हॉस्पिटल के अलावा 2000 बेड का भी एक कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। और अब बात पहाड़ एक्सप्रेस की। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा को लेकर आक्रोशित पूर्व सैनिक संगठनों ने कल कोटद्वार में उपद्रवियों के खिलाफ अपना विरोध जताया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विरोध की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। राज्य पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कर्नल एसपी गुलेरिया का पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती रेगुलर हो, जिसमें बॉर्डर के छात्रों को समस्या ना हो। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पुनर्गठन पर आज रामनगर मुख्यमंत्री ने पहली बैठक का आयोजन किया।